हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे नवंबर के। तो नवंबर के करंट अफेयर जो है वो हम पॉलिटी के सारे वन गो में हम करेंगे। ऐसे ही बाकी करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे देखते हैं जो इलेक्टोरल फंडिंग के ऊपर जो यहाँ पे आर्टिकल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो कुछ डायरेक्शंस दी हैं कि डाटा जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का टिल सितंबर 2023 उसको जो है वो सबमिट किया जाए। अच्छा, तो यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, एडीआर है, इसने एक पिटीशन फाइल की थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट में। तो इसमें एसबीआई का ये आया था कि ओनली 25 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बैंक अकाउंट जिन्होंने ओपन किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बेनिफिट लेने के लिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे थोड़ा डाटा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एडीआर का जो डाटा है उसमें ये कहा गया है कि 69% ऑफ द टोटल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, जो टोटल इनकम है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पिछले 11 साल में मिली है। ठीक है, तो और ये किसी अननोन सोर्स से आई है, इसका कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सोर्सेज की बात कर लेते हैं। जो 2021-22 का जो डाटा है उसमें क्या कहा गया कि 66.4% 04% की जो इनकम है जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट से मिली है कि वो अननोन सोर्स से आई है। और जो सिर्फ 23.74% जो इनकम है वो नॉन सोर्स से आई है। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ नॉन सोर्स का डाटा कितना है, 23%। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है वो मिसमैनेजमेंट हो रहा है ऑडिटिंग में। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकसभा में एक अब यहाँ पे कुछ कंसर्न्स दिए गए हैं कि ह्यूज एक्सपेंडिचर होगा, डिस्प्यूट लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो डिस्ट्रप्टेड लेवल पे फील्ड है, इंक्रीज कैश ट्रांजेक्शन्स जो हो गए, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना उनको जो है वो अगर 20,000 से कोई भी डोनेशन मिली है, उनको कम मिली है, तो उनको जो है वो कंपल्शन नहीं है कि वो उसको डिस्क्लोज करें। ठीक है, अच्छा, इससे कुछ इम्पैक्ट्स दिए हैं कि सच फंडिंग जो है वो ब्लैक मनी को वो करेगी, राइज करेगी, है ना। तो वहाँ पे अपना अपना यहाँ पे लेवल प्ले फील्ड नहीं होगी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, वो अपने इलेक्शंस को जो है वो फाइनेंस करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर में है क्या। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या था कि यूनियन बजट में अनाउंस हुआ 2017-18 में। एसबीआई के थ्रू आप जो है वो यहाँ पे सिर्फ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट फ्री पीरियड बॉन्ड है और मनी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बॉन्ड। अच्छा, इसकी डिनोमिनेशन क्या होगी, सिर्फ मल्टीपल्स में, 100 के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, है ना। तो ये सारे इसके डिनोमिनेशन हैं। अच्छा, तो इसमें नो कैप है, कोई भी कैप नहीं है, कोई भी कितना कंपनी हो गया, पर्सनल हो गया, कितना भी परचेज कर सकती है ना। अच्छा, अब इसकी परचेजिंग जो है वो पिछले 10 दिन जो सिर्फ 10 डे के लिए अवेलेबल रहती है, जैन, अप्रैल और जुलाई, और ये फर्स्ट डे से अवेलेबल होती है। ठीक है, 1 to 10, ठीक है, 10 दिन के लिए अवेलेबल होती है। अच्छा, और इसमें जो है वो बेनिफिट क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, डोनर्स को जो है वो आइडेंटिफाई डोनर्स वो जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ठीक है, तो सारे जो ट्रांजेक्शन होंगे यहाँ पे चेक और डिजिटली होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हैं। अच्छा, कंसर्न्स क्या है कि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि सोर्स नहीं पता चल रहा, है ना, सोर्स नहीं पता चल रहा इसका। वायलेशन है आर्टिकल 19(1)(a) की, कैसे की राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को जहाँ पे जो है वो डिस्क्लोज नहीं करती, तो यहाँ पे कुछ वोटर्स के यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हर्ट होते हैं। शेल कंपनीज को यूज़ किया जाता है ना, जिनका जो है वो अब यहाँ पे क्या था कि एक क्लॉज था यहाँ पे कि 7.5% के ऊपर तक जिनका जो है वो प्रॉफिट होगा
सिर्फ वही लोग जो है वो कर सकते हैं। अभी इस लिमिट को भी हटा दिया गया है ना, तो यहाँ पे फॉरेन कंपनीज को भी जो है वो अलाउ कर दिया गया है। इंडियन सब्सिडीज फॉरेन कंपनीज जो है वो भी यहाँ पे जो है वो क्या कर सकती हैं, अपना डोनेशन दे सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने इंडोर्स किया था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए पार्टीज के लिए, कि जो लेस मनी है जिनके पास उनके लिए भी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, जापान, यहाँ पे जो इनकी पार्टी की फंडिंग्स है यहाँ पे वो आरटीआई के अंडर आती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है ना। तो ये जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जो होना चाहिए, ये सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वे फॉरवर्ड ही है, जो मेन चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे ऊपर बता दी। अब चलते हैं आगे। अच्छा, इलेक्टोरल लिटरेसी बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, है ना, एक एमओयू साइन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, इलेक्टोरल लिटरेसी जो क्लासरूम्स ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस कंट्री, पैन इंडिया करेंगे ये। अच्छा, अब ये स्टार्टिंग का कहाँ कौन सी क्लास से होगा, ये 6 to 12 होगा, है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स देख लेते हैं कि इलेक्टोरल लिटरेसी में होगा क्या क्या। इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रिंसिपल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो इश्यूज हैं, है ना, इस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी बताई जाएगी, राइट, इक्वल राइट ऑफ वुमेन एंड मैन, जिसका जो है वो अवेयरनेस की जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एक जो है वो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया जाएगा। ये क्लब कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा स्कूल और कॉलेजेस में बनाया जाएगा। बनाएगा कौन, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। और एक डेमोक्रेसी रूम बनाया जाएगा, रेगुलर डिस्प्ले ऑफ वोटर्स एजुकेशन मटेरियल, है ना। तो यहाँ पे रूम बनाया जाएगा, सारा वोटर्स का एजुकेशन मटेरियल यहाँ पे बनाया जाएगा, है ना। और यहाँ पे CEDE एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएंगी थ्रू आउट द ईयर। अब ये CED एक्टिविटीज़ क्या है, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। अब यहाँ पे इम्पैक्ट बताया गया है कि चिल्ड्रंस में अवेयरनेस आएगी, स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस होगा, बेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होगी, है ना। और यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन मिलेगी। अच्छा, NCERT भी यहाँ पे एक नया कोर्स लेके आएगी, अपडेटेड कोर्स लेके आएगी। और साथ में अगर हम इलेक्टोरल लिटरेसी की बात करें, तो इलेक्टोरल लिटरेसी में हमने जो है वो कौन कौन से स्कीम्स, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। एक तो है स्वीप प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर वोटर एजुकेशन, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो मैंने आपको बताया, वो जो यहाँ पे आपको बताया था, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका स्वीप प्रोग्राम का। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है उसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे वोटर अवेयरनेस फोरम है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो न्यू वोटर्स के लिए उनके लिए भी है, जो कम्युनिटी और चुनाव पाठशाला, है ना। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब फॉर फ्यूचर वोटर्स के लिए भी है ना। तो ये जो न्यू है वो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो चुनाव पाठशाला है वो आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, और जो फ्यूचर है वो स्कूल, सीनियर सेकेंडरी। जो देखा, एक स्ट्रेटजी है। इसमें याद करने वाला इतना कुछ खास नहीं है कि आपको पता ही लग जाएगा कि फ्यूचर वालों के लिए कौन होगा। जो 10वीं 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए होगा, जो न्यू वोटर्स होंगे जो नए नए 18 20 21 साल के बने होंगे वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होंगे ना। तो जो चुनाव पाठशाला है वो किन के लिए होगी, पाठशाला जो कि आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको बता दिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्ट्रेट प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान है इनका इलेक्टोरल लिटरेसी पे 2015-16 का। इसमें ये कि भाई इन्हेंस करेंगे वोटर का अवेयरनेस, और एक डेवलप करेंगे टूल किट्स, कंटेंट किसके रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पे, है ना। और पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, वाइडर एंगेजमेंट बनाएंगे NGOs के साथ, ग्राम सभा के साथ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, है ना। तो ये अच्छा, अगला आर्टिकल है रोल ऑफ गवर्नर पे। रोल ऑफ गवर्नर के तमिलनाडु, पंजाब, केरला, यहाँ पे जो गवर्नर है वो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स मूव की हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में
क्यों मूव किए? क्योंकि जो गवर्नर हैं उन्होंने इन स्टेट्स के जो बिल हैं वो क्या किए हैं, पेंडिंग रखे हैं, पेंडिंग रखे हैं, है ना। अच्छा, पेंडिंग रखे हैं बिल। अब हम सारी कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे कितने बिल पेंडिंग है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की चीज़ है कि प्रोविजन कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के रिलेटेड, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो प्रोविजन है बिल के रिलेटेड वो आर्टिकल 200, ठीक है। क्या कहता है आर्टिकल 200? आर्टिकल 200 कहता है कि सेंटेंस ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर इज नेसेसरी फॉर द बिल टू बिकम अ लॉ, ठीक है। स्टेट में अगर किसी बिल को अगर लॉ बनना है तो उसको गवर्नर का असेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तब जाके वो क्या बनेगा, लॉ बनेगा, ठीक है। तो इसमें गवर्नर है सम ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस है गवर्नर के पास अवेलेबल? जैसे प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल है ना। गवर्नर के पास ऑप्शन क्या है, यहाँ तो भाई वो सेंट दे दे अपना, यहाँ तो वो विद होल्ड कर दे, यहाँ तो वो रिटर्न कर दे, है ना। यहाँ तो वो रिजर्व कर दे प्रेसिडेंट के लिए। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई अगर असेंट मिल गया तो वो लॉ बन गया, अगर विद होल्ड कर दिया तो क्या बनेगा, फेल हो जाएगा, लॉ नहीं बनेगा। अगर उसने रिटर्न कर दिया, अगर रिटर्न किसको किया, स्टेट असेंबली ने बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने है जो फिर से वापस कर दिया इनको, है ना। तो अगर स्टेट असेंबली फिर से इस बिल को पास करके फिर से इस बिल को पास करके वापस जो है वो भेज देगी किसके पास, गवर्नर के पास, है ना। चाहे वो उसको ओरिजिनल शेप में भेजे, चाहे वो उसको मॉडिफाई करके भेजे, तो गवर्नर पे ये कंपल्शन है कि भाई उस री इनेक्टेड बिल को असेंट दे, है ना। तो चांसेस कहाँ कहाँ बनते हैं, एक तो पहले में और एक तीसरे में कि भाई बिल जो है वो लॉ बन जाएगा। और एक, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने मिली कि जब ये चीज़ हो रही है, ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे कहीं भी टाइम लिमिट नहीं दी गई कि गवर्नर कितने टाइम में जो है वो उसको बिल को साइन करेगा। सिर्फ उसमें इतना लिखा गया है कि भाई एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। क्या लिखा गया है, एज सुन एज पॉसिबल, ये सारा कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं बताया गया। अच्छा, अगर हम आगे बात करें कि रिजर्वेशन, अच्छा, रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट, है ना, गवर्नर, चार ऑप्शन है उनके पास। तो चौथे ऑप्शन में कहता है कि रिजर्व करेंगे बिल प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के पास क्या है भाई, प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव असेंट और विद होल्ड करेंगे, वही पहले दो जो गवर्नर पे थे, है ना। और डायरेक्शंस देंगे गवर्नर को कि भाई बिल रिटर्न कर दो स्टेट के पास, है ना, विद अ मैसेज, है ना। अगर वो बिल फिर से री एनैक्ट हुआ और अमेंडमेंट हुई, नहीं हुई, किसी भी फॉर्म में अगर अगेन प्रेसिडेंट को वापस आया तो क्या होगा वहां पे, तब वहां पे क्या होगा कि अगेन वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब आगे आगे देखते हैं कि जो रिजर्व होगा बिल प्रेसिडेंट के पास, है ना। तो इन वन केस सच इज ऑब्लिगेटरी, दैट इज वेयर द बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो अगर यहाँ पे, अच्छा, अब ये बिल की हम बात कर रहे थे, अब बिल यहाँ पे रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए। अब कौन सी कंडीशन है जहाँ पे जो है वो बिल को रिजर्व किया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, ये ऑब्लिगेटरी है किस पे, गवर्नर पे। जहाँ पे लेजिस्लेचर जो है वो एंडेंजर कर रही है स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को, है ना। इन एडिशन गवर्नर बिल रिजर्व करेंगे किन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, इफ फॉलोइंग केसेस जो है वो आएंगे। क्या क्या केसेस होंगे, या तो वो अल्ट्रा वायरस होगा अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो वो अपोज करेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, या तो वो अगेंस्ट होगा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, है ना, या तो वो
नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए जो है वो क्रेव होगा, है ना। और डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 6 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो जहाँ पे ये 5 और ये एक 6, 5 + 1 6, तो ये 6 चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नर को ये ऑब्लिगेटरी है कि भाई वो बिल को जो है वो रिजर्व करे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, एक डिस्क्रिशनरी पावर आती है। क्या डिस्क्रिशनरी पावर है कि भाई आर्टिकल 163 स्टेट्स दैट द एक्सेप्ट व्हेन required to exercise his function discretion, the governor is bound to wait and advise of the council of ministers, ठीक है। क्या कहता है कि भाई आर्टिकल 163 कहता है कि अगर अपनी डिस्क्रिशन पे गवर्नर अपने खुद के डिस्क्रिशन पे अगर कोई दे रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस उस पर बाइंडिंग होगी, ठीक है। उसको उनकी एडवाइस पे एक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि भाई गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू असेंट एक्ट अपॉन हिज डिस्क्रिशन, द जो गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है, जो डिसीजन है, वो फाइनल होगा, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है किसमें, नाम्बा रेबी केस में। इफ अ गवर्नर एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन बियॉन्ड हिज जुडिशियल जुरिडिक्शन और पावर, मान लो गवर्नर ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो कि उसकी जुरिडिक्शन में ही नहीं है, उसकी पावर में ही नहीं है, तो वो जो डिसीजन होगा गवर्नर का वो जुडिशियल रिव्यू दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जजमेंट्स दी गई हैं, SR बम्बई केस, शमशेर सिंह केस, है ना। अब कुछ रिसेंट, ये तो आपको पता है, बट रिसेंट जो जजमेंट्स आई हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ओनली 3 ऑप्शंस एज पर द आर्टिकल 200 grant, assent, withholding, referring to the president and thereafter exercising any of these options, she has cannot be exercise the other option, ठीक है। सिर्फ ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें क्या कहा था कि भाई अगर गवर्नर डिसाइड करना होगा कि असेंट देनी है या बिल, अगर वो बिल क्या आ गया, रिकंसिडरेशन होके आ गया, ठीक है, लेजिस्लेशन के पास, तो वो बिल जो है वो कैन नॉट बी केप्ट विद द गवर्नर इनडेफिनेटली, ठीक है। उसमें गवर्नर का जो आर्टिकल 200 है उसके साथ जो 3 प्रोविजन है उसके अंदर अंदर फैसला लेना पड़ेगा, है ना। तो 2023 की जो वाइस चांसलर केस था, है ना, उसमें क्या कहा था कि जब भी गवर्नर एज इन देयर स्टेटरी कैपेसिटी एज यूनिवर्सिटी चांसलर, मतलब कि जब गवर्नर यूनिवर्सिटी का चांसलर एक्ट कर रहे होंगे तो उन पे कोई बाउंड नहीं है कि वो एड एंड एडवाइस सुने किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब एक तमिलनाडु गवर्नर केस है, उसमें क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द गवर्नर कैन नॉट रिफ्रेन द बिल टू प्रेसिडेंट आफ्टर द असेंबली हैज री-इनेक्टेड द बिल फॉलोइंग गवर्नर डिक्लेरेशन ऑफ विदहोल्डिंग द, मान लो कि गवर्नर ने के पास बिल आया, गवर्नर ने बिल स्टेट के पास वापस भेजा, स्टेट ने फिर से गवर्नर के पास बिल भेजा, तो वो जो भेजा हुआ बिल है वो गवर्नर प्रेसिडेंट के पास सेंड नहीं कर सकता, गवर्नर को उस पर जो है वो डिसीजन देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि सरकारी कमीशन ने कहा था कि मस्ट डिस्चार्ज ओनली रेयर ऑफ द रेयर केस जो है वो गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन का यूज़ करना चाहिए, है ना। अगर उसको फील हुए कि भाई जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से कॉन्ट्ररी करता है ना। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस क्या है कि गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज इज फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, डिटैच्ड और होना चाहिए गवर्नर, आउटसाइड पर्सन होना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से चले स्टेट का, और मेयरली वो प्रेसिडेंट का एजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। और सिर्फ इसीलिए नहीं रिमूव होना चाहिए कि भाई सेंटर में एक नई सरकार आई है, वो चाहती है कि अपना गवर्नर अपनी चॉइस का रखे,
तो ये कुछ सरकारी कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। अब हम अगर पंची कमीशन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द बिल प्रेजेंटेड विद सेंट विद इन 6 मंथ का पीरियड उन्होंने बताया था कि 6 मंथ का पीरियड होना चाहिए, है ना। अच्छा, वो कहते थे कि गवर्नर को हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नर जो है वो जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है और वो जो डिवॉइड ऑफ एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन द गवर्नर शुड बी, जो गवर्नर का टाइम पीरियड है वो शुड बी फिक्स्ड होना चाहिए 5 साल। और अगर उनको रिमूव करना है तो स्टेट लेजिस्लेटर जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करके उनको रिमूव कर सकता है। तो ये पंची कमीशन की रिकमेंडेशन। अच्छा, वेंकटचलली कमीशन ने क्या कहा था कि गवर्नर शुड बी मेक यूज ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। क्या यहाँ पे कहा जाता है कि अगर गवर्नर डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट तो उनको एडवाइस लेनी पड़ेगी इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे आते हैं कि स्पेशल एंड लोकल लॉज क्या है। कि देखो, स्पेशल लॉज वो होते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर इशू को जो है वो डिस्कस करें, है ना। जैसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को हम यूएपीए एक्ट से डील करते हैं। अब महाराष्ट्र में क्या है कि ड्रग्स और क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम ज़्यादा बढ़ गया। तो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया क्या है, महाराष्ट्र एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम एक इशू है। तो महाराष्ट्र में MCOCA 1919 एक्ट जो है वो इस इशू से डील करता है। तो डिफरेंस समझ आ गया आपको। अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज कौन से हैं? IPC 1860, CRPC, है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं कि जिनमें जो IPC और स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा, cognizable offense is defined as one of the on which an officer in charge of police station may investigate without the order of the magistrate। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया cognizable में कि भाई मैजिस्ट्रेट की क्या क्या नहीं चाहिए, मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए। जो ऑफिसर है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वो क्या कर सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है विदाउट मैजिस्ट्रेट की परमिशन से, और अरेस्ट और वारंट विदाउट वारंट कर सकता है। ठीक है, अरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स दिए हुए हैं कि हाई केस कवरेजेशन है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा ये कुछ है वो आप ये देख लेना, और इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्शंस दी हैं कि जो वैकेंसीज फिल हैं CIC और SIC में वो फिल की जाए, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर वैकेंसीज रहेंगी तो RTI एक्ट एक डेड लेटर की तरह बन जाएगा। 2019 की जजमेंट है अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जो मतलब कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि इसके बाद भी जो है वो इसमें ये कहा गया था कि वैकेंसीज अभी भी खाली हैं, उसके बाद भी 2019 से आज तक जो है वो कहीं भी प्रॉपर वैकेंसीज जो है वो फिल नहीं की गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। CIC जो है वो आर्टिकल एंड RTI एक्ट 2019, इसमें क्या किया था, CIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2005 की एक्ट के तहत बनी है। सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़, ठीक है, इसकी जुरिडिक्शन सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर है। ठीक है, जो अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी टर्म्स एंड क्वांटम ऑफ सैलरी ऑफ द टर्म और क्वांटम ऑफ सैलरी ऑफ द CIC एंड ICC। ठीक है, बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, अब रूल्स यहाँ पे कौन से 2019 के रूल नोटिफाई किए गए हैं। ठीक है, अब CIC और ICC क्या करेंगे, टेनओवर 3 साल का होगा उनका। ठीक है, फिक्स्ड टेनओवर होगा 5 साल का। ये कब था, पहले था, उसको 3 साल किया गया, है ना। रिटायरमेंट एज
जो कि 65 थी, विच एवर इज अर्लियर, ये जो पहले के एक्ट में था, इसको कम किया गया है ना। अब यहाँ पे ICC कैन बी यूज पावर इन, अब यहाँ पे कुछ अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं कि आर्टिकल, यहाँ पे एक अमेंडमेंट दी गई, जजमेंट दी गई है कलवाल 1986 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 इम्प्लाई करता है ये RTI, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो क्या है, राइट इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो दोनों कॉन्ट्ररी हैं, दोनों आपस में जो है वो हैंड बाय हैंड चलते हैं, आर्टिकल 19 और RTI एक्ट, है ना। तो यहाँ पे रिप्लेस किया है इसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। अब यहाँ पे DOPT, अच्छा, RTI एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन काम किसका है, DOPT के, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के, ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन के अंडर आता है। अब इसमें कुछ की प्रोविजंस हैं जो आप इम्पोर्टेंट है प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या है कि एक 2H है आर्टिकल, पब्लिक अथॉरिटीज़ को डिफाइन करता है वो, है ना। 41B है, इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बाय द पब्लिक अथॉरिटीज ऑन सी मोटो, है ना। 61 प्रोविजंस ऑब्लिगेटरी एंड इंफॉर्मेशन। सेक्शन 7 टाइम लिमिट बताता है कि कितने टाइम में जो है वो PIOs जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन 8 एग्जाम्पशन करता है कि भाई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। अब सेक्शन 8(1) पे यहाँ पे लिस्ट दी है, नॉट टू बी एग्जॉस्टेड। 8(2) में कहा गया कि जो 8(1) में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा आउटवेट कर जाए। अच्छा, रिसेंटली अभी 13 को जो है वो ऐड किया गया है एज अ बॉडी जिस पे RTI एक्ट नहीं लगे। कौन सा प्रोविजन कहता है ये, सेक्शन 24 कहती है, 24(2) कहती है RTI एक्ट की, है ना। और इसमें ये 27 एजेंसीज हैं लाइक रॉ, IB वगैरह, ये सारी एजेंसीज आती हैं। 13 जो है वो रिसेंटली इंक्लूड हुई है, तो टोटल कितनी होगी 27, पहले 26 थी, अब कितनी होगी 27 होगी। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे एक कुछ ये चीज़ें दी गई हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो बिहार यहाँ पे मांग रहा है, कह रहा है कि पॉवर्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है जब बाइफिकेशन हुई थी स्टेट की। तो यहाँ पे 5th फाइनेंस कमीशन ने जो कहा था कि 96 में, अच्छा, 5th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे जो है वो 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, रिजर्वेशन लोकल जॉब्स की जाएंगी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का आखिर क्यों डिमांड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गलत फॉर्मूला यूज़ होता है जहाँ पे स्टेट्स को जो है वो क्या मिलता है, ग्रांट्स मिलती हैं सेंटर से। और यहाँ पे जो है वो कुछ रिकमेंडेशंस ऑफ द NDCs हैं वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे जो है वो 1969 में जिनको है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला गया था। पहली कौन थी, जम्मू एंड कश्मीर था, उसके बाद असम था, उसके बाद नागालैंड था। अच्छा, सब्सिक्वेंटली 8 मोर स्टेट्स को यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला गया है। इन सबका आपको नाम याद रखना है और ये पूछा जाता है एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनबिल्ट नहीं है, ये बाद में लाया गया है ना। तो आर्टिकल 371, 371A, 371H, J, ये सारे। बट यहाँ पे रिकमेंडेशन एक 14 फाइनेंस कमीशन की ये थी कि उसने कहा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो उसको बंद कर देना चाहिए हमें, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था। तो आपको ये कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने जो है वो कहा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को जो है वो नहीं देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके फॉर्मूला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। अब क्रिटिकल फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या था कि 30% जो टोटल एक्सपेंडिशन होगा जो स्टेट असिस्टेड स्कीम्स होंगी, है ना, उसका जो एक्सपेंडिशन कौन करेगा, स्टेट करेगी। बट
14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि इसको थोड़ा मर्ज कर दिया जाए, इनका डाइवर्स पूल किया जाए टोटल ऑल स्टेट्स का, तो 41% यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे बढ़ा दिया था। अच्छा, फंडिंग की अगर बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो 1920 होता है ना, और मोर फेवरेबल देन द 60-40 और 80-20, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स है। अच्छा, इसमें कुछ बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स ये होंगे कि भाई जो नॉन लैप्सेबल होगा, है ना, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी होगी फंड्स की, है ना, कंसेशन मिलेगा, कंसेशन में मिलेगा कस्टम, एक्साइज, इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स पे, है ना। अच्छा, डेट स्वैपिंग और डेट रिलीफ स्कीम्स भी जो है वो इन स्टेट्स को मिलती है। अब आइडिया ऑफ कंसर्न्स क्या है इसके साथ कि भाई क्राइटेरिया अच्छा नहीं है ना, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी को इंक्रीज करेगा, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन जो है वो नहीं हो पाएगा, बर्डन आएगा स्टेट पे, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दी गई। अब आगे चलते हैं। अब ये रोड मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आईना डैशबोर्ड है ना। आईना डैशबोर्ड क्या है कि भाई अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो कुछ सिटीज़ की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे बताई जाएंगी। 5 ब्रॉड थीम्स हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई जाएगी क्या क्या। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटी सेंट्रल गवर्नेंस, डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, है ना। अर्बन लोकल बॉडीज़ को यहाँ पे वॉलेंट्री है, तो ये प्लेटफॉर्म कौन मैनेज करेगा यहाँ पे? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ये क्या करेगी? ये हैंड होल्डिंग सर्विसेज देगी अर्बन लोकल बॉडीज़ को, स्टेट्स को अपना डाटा सबमिशन प्रोसेस में, और ये एज अ क्या करेगी? स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देगी किसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हेल्दी कंपटीशन होगा, इंस्पिरेशन होगा, लर्निंग्स होंगी, है ना। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए बताया कि 74th अमेंडमेंट हुई थी, कितनी तरह की अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, 12th शेड्यूल में इसके 18 स्पेसिफिक फंक्शंस बताए गए हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट बेसिक है, 5 साल का टेन्योर होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्रिमिनल लॉज पे कुछ बिल्स आए थे कि जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय शख्स बिल 2023, ये कुछ रिप्लेस करेंगे इसको। आप मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में याद कर सकते हैं इनको। हालांकि इनके कुछ अभी डिटेल में इनका कुछ पढ़ने का कुछ है नहीं है, कि बस मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताओ क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, रिफॉर्म्स ला रहे हैं गवर्नमेंट, तो लोकल लॉज पे, नेशनल लॉज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारा मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू। अब कुछ की प्रोविजंस उनको देख लेते हैं। 377, 497, 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स, ऑनलाइन FIR, हैंडकफ अरेस्ट, डायमेंशंस ऑफ द एडमिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। 377 को डिलीट किया गया, कुछ प्रोविजंस जो है वो पार्शली उसके रिटेन किए गए हैं, है ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कम्युनिटी सर्विस की एज अ पनिशमेंट दे सकता है ना। तो ऑनलाइन जो है वो FIR हो सकती है ओनली थ्रू स्टेट स्पेसिफिक मॉडल्स में। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को जो है वो आप हैंडकफ नहीं कर सकते। मैंडेट करता है कि भाई जो डाटा इलेक्ट्रॉनिकली आप कलेक्ट कर रहे हो, वो जो डिजिटल रिकॉर्ड उसको वो अच्छी तरह से हैंडल करे। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ अगेंस्ट MLA या MP, सेक्शन 83 याद रखिएगा कि अगर किसी को भी 2 साल सजा होती है तो उनको जो है वो सीजेस टू बी, वो MP और MLA ज़्यादा फिर वो नहीं रहते, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीफ जस्टिस यहाँ पे अगर इनका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस बनाई, कुछ क्या गाइडलाइंस बनाई कि अगर MP और MLA कोई है, अगर उसका केस चल रहा है तो उन केसेस को जो प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। चीफ जस्टिस उस बेंच को लीड करेंगे, और यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई हैं कि कौन कौन से। अगर कोई MP MLA को पनिशमेंट मिली है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, सबसे ऊपर वो केस रखा जाएगा। फिर उसके बाद केस रखा जाएगा कि इस 5 साल के ऊपर, 5 साल से ऊपर की अगर इम्प्रिजनमेंट हुई है उस पर, फिर बाकी अदर केसेस आ जाएंगे। तो इनको जो है वो
एडजॉर्न नहीं किया जाएगा, सिर्फ तब किया जाएगा जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मॉनिटरिंग हाई कोर्ट शुड इवॉल्व मेजर्स टू इफेक्टिव मॉनिटर सच केसेस बाय बुकिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 277 227 227 पावर क्या कहती है कि भाई हाई कोर्ट शैल हैव द सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, है ना। मान लो किसी भी एमएलए एमपी का कोई केस चल रहा है किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी लोअर कोर्ट में या कहीं भी, है ना, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि भाई वो उस केस की रिपोर्ट या कुछ भी इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगवा सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। लिली थॉमस केस में 2013 की 2 साल की सज़ा होगी, तो वो मेंबर नहीं रहेंगे, उनकी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। गिल्ड ऑफ इंडिया सेशन डेमोक्रेटिक फॉर्म 2000 जो फंडामेंटल राइट है ना, लोगों का, कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका वो एंटीसेंडेंट्स कुछ है उसके जानने का। 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि हर पार्टी को जो है वो कंपल्शन दिया गया है कि भाई जो भी क्रिमिनल केसेस आपके कैंडिडेट के अगेंस्ट है उनको जो पब्लिकली पब्लिश किया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक एनकोर प्लेटफॉर्म यहाँ पे लाया गया है कि ये क्या करेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, एंड टू एंड एप्लीकेशन को जो है वो यहाँ पे रजिस्टर करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा जिनको पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे रिलीज करने के लिए। और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन देगा? फायर डिपार्टमेंट देगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा, पुलिस देगा, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट देगा। अब कर्बिंग ऑफ फिल्म पायरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो बनाया है इसको फाइनेंसिंग का, इसका फिल्म पायरेसी को रोकने का। एक नोडल ऑफिसर होगा, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट होगा, है ना। तो ये किसके, ये कंप्लेंट्स वगैरह देखेंगी किसके अंदर, एक्ट 2023 का। तो एक ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर होंगे, है ना, वो केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। और कर्ब करने के लिए प्राइसी को, है ना, सिनेमेटिक एक्ट 2003 जो है वो पास किया गया। इसमें जो है वो 1952 के एक्ट को जो है वो अमेंड किया गया। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉज जो है वो कॉपीराइट एक्ट, आईटी एक्ट, है ना, तो ये सारे हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया कि भाई ये जो कॉपीराइट वगैरह इन्फ्रिंज होता है यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स की गई थी यहाँ पे रिकॉर्डिंग को जो है वो यहाँ पे अनऑथराइज किया गया था कि भाई आप प्रोहिबिट करेंगे हम इसको, और कोई भी ऐसा ऑफेंस करेगा तो वो पुनिशेबल ऑफेंस होगा और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फाइन तीनों होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा अभी का पॉलिटी का करंट अफेयर। तो अभी हमने नवंबर का करंट अफेयर जो है वो 2023 का हमने कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी का। ऐसे ही पॉलिटी के अगले और वीडियोस आते रहेंगे डेली बेसिस पे, हैं जब भी आपको दिन के 2-3 वीडियोस आपको मिलते रहेंगे आराम से, ठीक है। तो बाकी आज के लिए हम इतना देखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं आपकी ऐसे ही जो है वो मंथली मैगजीन्स के थ्रू जो है वो कंप्लीट होती रहेंगी। थैंक यू।